अभी जो हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी न्यूज़ आई हैं कनाडा की हुँ, ना, मतलब उसमें ट्रूडो ने अनाउंस किया है कि यार वो कर्ब करेंगे, टेम्पररी वर्कर्स का वीज़ास कम करेंगे, उसके कोटा कम करेंगे। प्रॉब्ली उसमें स्टूडेंट्स भी फॉल कर रहे होंगे। और एक और भी उसमें था कि शायद जो अगर आप टेम्पररी वर्कर हैं या टेम्पररी विजिट पर हैं, तब आप पहले चेंज कर लेते थे अपना स्टेटस, वो भी नहीं करेंगे। तो हाँ। पूरा ज़रा सिनेरियो बताओ कि इस वक्त चल क्या रहा है और सिचुएशन क्या है। असल में इस वक़्त ना काफ़ी बैकलैश आया है पब्लिक की तरफ से जो रीसेंट इमिग्रेशन सर्ज हुआ है ना पिछले 3 सालों के अंदर। यानी कि कनाडा हमेशा से इमिग्रेशन कंट्री रहा है। यानी कि मैं पिछले 25-30 साल का अगर मैं देखूँ डाटा उठा के, तो कनाडा हमेशा से इमिग्रेशन फ्रेंडली रहा है और उनकी इमिग्रेशन हमेशा से खुली रही है। लेकिन पैंडेमिक के बाद से उन्होंने उसको जो है ना, समझ लो, मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज़ कर दिया है। और उसके बाद से उसकी वजूहत थी, वजूहत ये थी कि उनको वर्कर्स चाहिए थे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर। और क्योंकि कनाडा का मेन इशू ये है कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है ना, जो जहाँ की नेटिव तो नहीं कहूँगा, जो जहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, जो कि आपको पेंशन और टैक्सेशन वगैरह दोबारा से कंट्रीब्यूट करती रहे। तो उसको देखते हुए ऑफ कोर्स इनको इमिग्रेशन खोलनी पड़ती है। कोई इनको हमसे मोहब्बत नहीं है। इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है बेसिकली वो अपनी फ़ेवर में ही है कि उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन चाहिए जो यहाँ आके काम करें, टैक्स पे करें, और टैक्स की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो पेंशन है जो यहाँ के कैनेडियंस हैं उनको मिलती रहे। तो ये एक मेन वजह है। अब क्योंकि उन्होंने पिछले 3 साल में इसको मल्टीपल फ़ोल्ड्स कर दिया है, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ख़ास तौर पे जो टेम्परेरी नॉन परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें वर्क परमिट होल्डर भी शामिल हैं। अब उससे हुआ ये कि उसमें जो उन्होंने वेटिंग प्रोसेस रखा था ना, वो बहुत समझ लें ना होने के बराबर था। तो वो हर कोई उठ के आ गया। कोई गाँव देहात से भी उठ के आ गया, तो ना उनको इंग्लिश आती है, ना कुछ आती है। तो उसकी वजह से हुआ है कि जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा विज़िबल अब नज़र आ रहे हैं। यानी कि हर रेस्टोरेंट पे, हर शॉप पे, अ, उबर ईट्स के अंदर आप आपको उसी कैटेगरी के लोग नज़र आ रहे हैं। तो रिसेंटली इस समर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो लोकल यहाँ के जो गोरे हैं, उनके बच्चे समर में जॉब करते हैं। जब कॉलेज ऑफ होते हैं, स्कूल ऑफ होते हैं, तो उनके बच्चे जाके इस तरह की स्टोर्स वगैरह के ऊपर जॉब करते हैं, तो उनको जॉब नहीं मिल रही। तो उसकी वजह से पब्लिक में बड़ा एक बैकलैश आया कि भाई इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो अपने लोकल्स बच्चे हैं, वो जॉब नहीं ले पा रहे। और फिर उसके अलावा जो सोसाइटल इम्पैक्ट आ रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स अनरेस्ट है, पब्लिक जो अनरेस्ट हो रहा है इस वक्त, और फिर हेल्थ केयर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। फिर जब लोग एकदम से गाँव देहात से उठ के आ रहे हैं, ना उनको गाड़ी चलाना आती है, ना कुछ आती है, तो वो इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो है गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक केओस हो रहा है। तो उसको देखते हुए अब ये चीज़ें बड़ी विज़िबल हो गई हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को भी कि बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट अब मजबूर हो गई है कि उसको अब वो थोड़ा-सा क्रैक डाउन करें। तो रिसेंटली उन्होंने ऐसे चेंजेस किए हैं कि उसकी वजह से एक तो इस साल के शुरू में उन्होंने जो कुछ स्टूडेंट पास ऐसे थे जिसमें आप अगर स्टूडेंट वीज़े पे आते थे, आप यहाँ किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा कर लें और आपको पीआर का पाथ मिल जाया करता था। अब उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब या तो आप यूनिवर्सिटी से किसी डिग्री करें या पीएचडी क्या आपकी एनरोलमेंट हो, तब आपको पीआर का चांस मिलेगा, वरना जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो आगे पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या कर रहे थे, जो डिप्लोमा होल्डर्स है, वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है, जो कि टेम्परेरी वर्क परमिट होता है, 2 साल या 3 साल का, वो अप्लाई कर रहे थे। और उसकी बेस के ऊपर फिर आगे जाके वो पीआर अप्लाई करते थे। तब उन्होंने उस पे भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। रिसेंटली अभी 2 हफ्ते पहले न्यूज़ आई है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स हैं, तो अब वो उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनका वीज़ा जो है अब ना तो एक्सटेंड होगा, ना ही वो पीआर में कन्वर्ट होगा। और फिर इसके अलावा उन्होंने तीसरी चेंज ये की है कि जो एक्सप्रेस एंट्री का पूल था, जिसमें आपको पॉइंट्स की बेस के ऊपर पिक किया जाता था, अब वहाँ पे भी उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या मेडिकल हो गया। पहले तो ये था कि एक जनरल सा पूल था कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है 12 महीने का, तो आपके पॉइंट्स इतने बन रहे हैं कि आप इजीली उसमें पिक हो जाते थे। अब वो उन्होंने चेंज कर दिया सिस्टम। अब उन्होंने उस पे कंडीशन लगा दी है कि भाई आपके पास फ्रेंच की होनी चाहिए एबिलिटी बोलने की, और कुछ स्पेसिफिक फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन 3-4 अनाउंसमेंट के बाद से अब काफ़ी जो है वो हलचल मच गई है। जो लोग बेचारे अभी परमानेंट रेज़िडेंस पे नहीं हैं, जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर हैं, तो अब वो लिम्बो में है कि भई अब हमारा क्या होगा? ना हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा, ना ही वो उसको
पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इसमें अभी बैकलैश हुआ है, सोशल मीडिया पे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं और मैंने देखा है कि कुछ लोग बेचारे जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या टेम्परेरी वर्क परमिट वीज़ा पे हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा सोशल मीडिया पे या न्यूज़ के अंदर। तो ये इस वक्त चल रहा है और मेरे ख्याल में अब ये इसको ये लोग मज़ीद क्रैकडाउन करेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनको लोगों को जो थोड़ा सा खुश करना पड़ेगा क्योंकि जो जनरल पब्लिक है, जो कैनेडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, वो इस वक्त बहुत अनहैप्पी हैं इस पूरी इमिग्रेशन स्टोरी को लेके। तो मोस्ट लाइकली वो जो है इसको परसू करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं स्पेसिफिकली अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बात करूं तो वो उसमें इवन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पीजीडब्ल्यू कहते थे ना उसको, तो उसके हुँ। अंदर भी आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में तो फिर भी जाते थे ना उसके बाद होने के बावजूद। हाँ, आप कोई अप्लाई कर ऐसा तो देते थे। डायरेक्ट पाथ नहीं था। बिल्कुल, आपको अप्लाई करना पड़ता था, फिर आप पूल में जाते थे और फिर उस हुँ, पूल में आपको पिक किया जाता था स्कोर की बेस के ऊपर। हुँ। तो अब ये हो रहा है कि जो पूल के अंदर लोगों को पिक कर रहे हैं ना, उस पे भी कंडीशन लगा दी हैं कि भई आपको फ्रेंच भी बोलनी आनी चाहिए। पहले फ्रेंच की मैंडेटरी कंडीशन नहीं थी, अब वो तो उसको फ्रेंच की मैंडेटरी बना मैंडेटरी रहे हैं। कंडीशन आ गई अब? हुँ। अच्छा। हाँ, रिसेंटली अभी इन्होंने जो 2 हफ्ते पहले न्यूज़ दी है ना, उसमें यही कहा है कि उन्होंने हाँ, हाँ। फ्रेंच की कंडीशन डाल दी है और बेसिकली इसको वो फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अब उसको थ्रॉटल करें। पहले ये था कि हर कोई इसमें आ जाया करता था हुँ, जनरल लेवल के ऊपर। अब वो उसको थ्रॉटल कर रहे हैं ताकि बहुत स्पेसिफ़िक एक्सपर्टीज़ के लोग जो हैं वो उसके अंदर आएँ। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इंडिकेशन आ रही है कि फ्रेंच का है, तो व्हाट डू यू से कि अगर कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है कनाडा और वो उसके पास फ्रेंच स्पीकिंग स्किल नहीं है, या अगर मतलब वो तो किसी के पास भी नहीं होती। नॉर्मली देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट से जो आ रहा है तो उसके पास हाँ, नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर इज़ इट वो आते हैं फ्रेंच वाले जो नॉर्थ अफ्रीकन से आ रहे होते हैं, जैसे तुनीज़िया, हाँ, मोरक्को, हाँ। क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनीज़ रही हैं तो उनको फ्रेंच आती है। हाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि कोई ऐसा है जिसको जाना है अब रीसेंट लेट्स से इन नेक्स्ट 1 ईयर उसको मूव करना है, तो वो ये कर सकता है कि वो ब्रिटिश कोलंबिया या ऐसे एरियाज़ में चला जाए, जहाँ पर इनिशियली तो शायद उसको मुश्किल हो, लेकिन इवेंचुअली जब 3-4 साल के टाइम गुज़रेगा उसकी डिग्री बनेगी, तो उसको थोड़ा बहुत फ्रेंच से नो हाउ हो जाएगी। तो लेकिन 4 साल बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो नहीं पता। लेकिन फ्रेंच इन एनी केस आई हैव वेरी सीन कि उसकी अननोन है इमिग्रेशन काफ़ी। के अंदर जो है ना, बहुत फ़ायदा देती है फ्रेंच लैंग्वेज। अब होने लगा है, यानी कि ये पहले नहीं थी मैंडेटरी, पहले ऑप्शनल थी ना। जैसे मैंने भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई किया था, तो उसमें इंग्लिश और फ्रेंच की जो है ना वो ऑप्शनल पॉइंट्स थे। अगर हुँ, आपको फ्रेंच आती है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं उसके अंदर, हुँ, हुँ, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो जब एक्सप्रेस एंट्री से जो जो पूल से लोग उठाते हैं ना इनविटेशन देने के लिए, हुँ। उसमें अब वो ये देख रहे हैं कि जिसके पास फ्रेंच है तो उसको इनविटेशन दे रहे हैं, बाकियों को नहीं दे रहे। अच्छा। समझ रहे हो? तो बेसिकली हुँ, वो ये कर रहे हैं कि उनको अब रिस्ट्रिक्ट करना है इस पूरे पूल को। यानी कि पहले हुँ, पूल काफ़ी वाइड था ना, हुँ, तो वो हर किसी को इनविटेशन जाता था जिसके भी पॉइंट्स मीट करते थे। तो अब वो खुद पॉलिसी लेवल के ऊपर ये चाह रहे हैं कि अब इसको हम थ्रॉटल करें किसी तरह से। तो ये नहीं कि ये एक गैर ज़रूरी सी स्टेप है, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है कि फ्रेंच वाले लोगों को ही वो इनवाइट इनवाइट करें, क्योंकि क्यूबेक भरा हुआ है फ्रेंच लोगों से, उनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। लेकिन वो हुँ। क्योंकि उसको थ्रॉटल करना चाह रहे हैं तो उन्होंने इसको एज़ एन एक्सक्यूज़ बना के ये यूज़ करना शुरू किया कि भई हम इससे जो है ना जो लोगों का जो पूल है उसको नैरो कर देंगे। लेकिन ये तो उस तरह भी कर सकते हैं ना कि अगर हुँ। क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तो होता नहीं है कभी। वो तो जो उनका डिसाइडेड नंबर होता है उसकी बेसिस पे जो भी नंबर जो थ्रेशोल्ड बनता है वो थ्रेशोल्ड बन जाता है और सीआरएस के बेसिस के ऊपर आपका हुँ, होता है या नहीं होता है। तो हाँ। वो तो अगर आप कट डाउन कर देंगे नंबर्स तो ऑटोमेटिकली वो लोग उसमें से निकल जाएंगे। मुझे याद है कि एक ज़माने में 412 413 पे फेडरल का सीआरएस स्कोर होता था, जो कि बढ़ते 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 450 तक गया और अब आजकल मेरे ख्याल से 490 500 तक पहुंचा हुआ है। तो हुँ। ये तो अगर आप उसके अंदर नंबर्स कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ही जाएंगे।
और ऊपर वाले जो होंगे ऑटोमेटिकली उनके सीआरएस स्कोर अच्छा होगा, हाँ, इररिस्पेक्टिव कि उनके पास फ्रेंच की स्किल हो या ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है कि आप ऊपर ऊपर तो आ गए पूल के अंदर, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि इन्विटेशन आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम्म। कि इन्विटेशन टू अप्लाई, ठीक है? हम्म। वो हम्म। इन्विटेशन वो सिर्फ़ उन्हीं को दे रहे हैं जिनके पास फ्रेंच स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ है या उनके पास किसी ख़ास फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है। वो हर किसी को नहीं दे रहे। तो हम्म। यानी कि उन्होंने उस टॉप लेवल के ऊपर भी एक और स्टेप बना दिया है कि अगर आप पॉइंट्स मीट भी कर रहे हैं, उसके हम्म। बाद आपको इन्विटेशन तभी मिलेगा जब आप ये 2 कंडीशंस पूरी करेंगे। तो उन्होंने अच्छा। इसके ऊपर एक और स्टेप ऐड कर दिया। ओके। ओके। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स फिर वो जो 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 एक फ़नल थी ना लोगों की ऊपर आने की, वो और नैरो हो गई है। हम्म। तो यार ये तो फिर मतलब कनाडा भी उसी तरह से होता जा रहा है जैसे अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन जैसे यूके हुआ था एक टाइम पर, उन्होंने भी जो हाँ। है वो एचएसएमपी वगैरह बंद कर दिया था। उनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता था एक ज़माने में, तो हुँ। वो भी उन्होंने, या पता नहीं शायद अभी भी होता हो, लेकिन हाँ, क्योंकि वो असल में उन्होंने भी। ये सारी चीज़ें ना टेम्परेरी होती हैं। ये सारी हम्म। पॉलिसीज़ जो हैं वो परमानेंट कभी भी नहीं होती। यानी कि हम्म। कोविड के दौरान इनके पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी उसमें शॉर्टेज आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। ख़ास तौर पे जो हम्म। फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम्म। ऑफ़ कोर्स उस वक़्त उनको ड्रास्टिक मेजर करने पड़े थे ताकि वो जो फ्लड गेट्स हैं खोलें, लोग आएँ, काम करें, तो जो है जॉब्स जो हैं वो फिल हों। ये इस तरह के स्टेप्स जो है ना वो हमेशा इमरजेंसी लेवल पे होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होते। तो अब वो पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब बेसिकली हम तो सरप्लस में जा रहे हैं। यानी कि पहले तो ये शोर मचता था ना कि भाई जो जॉब्स हैं वो अनफिल जा रही हैं, लोग इतने हैं नहीं हमारे पास, शॉर्टेज है स्टाफ की, लेबर की। अब वो शॉर्टेज जो है वो सरप्लस में बन गई है। तो वो हम्म। ऑफ़ कोर्स उसको पुल बैक तो करना पड़ेगा और हम्म। हमेशा इस तरह की पॉलिसीज़ जो है ना वो टाइम बाउंड होती हैं, वो परमानेंट कभी भी नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। और यही मैं फिर लोगों को भी बोलता हूँ यार कि ठीक है, हाँ ये इस वक्त उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जिस जो इस टाइम पे वर्ज पे है ना, कि हुँ, जिनको एक साल के अंदर कुछ अप्लाई करना था और उनको नज़र आ रहा था कि ये हो जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई हाँ, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है इसको 3-4 साल 5 साल बाद के लिए, तो उसके लिए शायद उस तरह से मसला ना हो, क्योंकि वो तो प्लान हुँ, करके इवेंचुअली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि कनाडा अभी भी बिल्कुल। इतना बड़ा लैंड मास है। और अगर वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी जो हेल्थ केयर की सिचुएशन है वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो अभी हम आगे बात भी करेंगे, वो अभी टेम्पररी है। वो अगर इस तरह से चलता रहा तो वाकई फिर कनाडा जाने का तो फ़ायदा नहीं है, अगर इसी तरह से बिल्कुल, चलता रहा। तो प्रॉब्ली इसी को इम्प्रूव हाँ। करने के लिए ये सिचुएशन हो रही है। ये भी है और दूसरा ये कि इन्होंने पॉपुलेशन तो बढ़ा दी इमिग्रेशन के ज़रिए, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की। यानी कि हेल्थ केयर कोई इन्वेस्ट इसमें एक्सपेंशन नहीं हुई, वही हॉस्पिटल्स हैं, वही डॉक्टर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखते हैं, जो जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वैसी का वैसे ही है। उसमें कोई हुँ। एक्सपेंशन नहीं हुई। तो इतने लोग जब आ रहे हैं, पॉपुलेशन आ रही है, तो ऑफ कोर्स वो सारी आती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, जीटीए में, वैंकूवर में, मॉन्ट्रियल में। तो वहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, वो वैसी की वैसी हैं। तो उनके हुँ। ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया ना, आपका ट्रैफ़िक बढ़ गया, आपका हेल्थ केयर पे जो है वो इतना रश हो गया कि अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, आपको वीक्स वेट करना पड़ता है लिटरली। अगर टिपिकल आपने सिर्फ़ अपने जीपी से अपॉइंटमेंट लेना है, तो 2 से 3 हफ़्ते का आपके पास लीड टाइम है ईज़िली। इमरजेंसी में आपको जाना पड़ जाए खुदा ना ख़ास्ता, तो आपको अगर आप रात में जाएँगे, आपको सुबह आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, यानी कि आपको डॉक्टर सुबह देखेगा। यानी कि हुँ। इतना रश हो चुका है हेल्थ केयर पे, तो ऑफ़ कोर्स इसको पुल बैक करना पड़ेगा, वरना या तो वो पैरेलल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाते रहते, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो उनको ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर सकें। जो हुँ। कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो नहीं बढ़ी। तो ऑफ़ कोर्स अब उसको उनको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि भई अगर हमने इमिग्रेशन बढ़ानी भी है, लेकिन हमें साथ में जो है हमें रिसोर्सेज़ बढ़ानी पड़ेंगी ताकि लोगों को हेल्थ केयर मिले। स्कूलिंग स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू है। स्कूल्स के अंदर अगर आप जाएँ एलिमेंट्री स्कूल में, वहाँ पे टेम्परेरी पोर्टेबल्स बने हुए हैं कंटेनर के। हुँ। यानी कि जो स्कूल की अपनी बिल्डिंग है, वहाँ कैपेसिटी है ही नहीं बच्चों को बिठाने की। तो उनको टेम्परेरी पोर्टेबल्स यानी कि जो कंटेनर्स होते हैं, उनको मेकशिफ्ट क्लासरूम बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो अब समर में तो चल जाता है, लेकिन विंटर है, तो बच्चे को अगर टॉयलेट जाना है, तो वो निकल के बेचारा वॉक करता हुआ जाएगा अपनी मेन बिल्डिंग में, वहाँ जाके टॉयलेट यूज़ करेगा। हुँ। स्नो हो रही है, वेदर ख़राब है, तो ये चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं, लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ज़बरदस्त। ये बात तो यार क्लियर हो गई। और सिचुएशन जो है वो, क्योंकि ये डायनामिक है, चेंज हो रही होती है, तो जो भी अपना प्लान कर रहा है वो करंट न्यूज़ के हिसाब से, या कोई कंसल्टेंट इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने कंसल्टेंट को यूज़ करते हुए सिचुएशन हुँ, देखें।
ऑल्दो कि मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट्स के ऊपर भी रिलाय ना करें, क्योंकि उनको भी कंसल्टेंट्स इतनी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये आपको अपना सिनेरियो जो है ना खुद करना पड़ता है। क्योंकि मैंने खुद ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जो कि अगर बंदा खुद थोड़ा-सा भी, ऑल्दो ठीक है आप कंसल्टेंट को दे दें काम, लेकिन अपनी अगर आप वॉचफुल आई नहीं रखेंगे उसके ऊपर, तो आपको हुँ, नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या चीज़ हो गई है, और मैंने देखे हैं केसेस खराब होते हुए। हाँ। दिस इज़ वन और थिंग, आजकल तो ओके। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आपको हुँ, इतनी वीडियोज़ मिल जाएँगी इस तरह की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जो आपको हुँ, रियल ऑन ग्राउंड जो है रियलिटीज़ आपको बता रहे होंगे, भई इस वक़्त चल क्या रहा है कनाडा में। हुँ, क्योंकि बाहर से बैठ के सब चीज़ें लगती हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो हुँ, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो सोशल मीडिया यूज़ करें, हमारा चैनल है, वली का चैनल है, उनसे आप देखें तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई क्या जो ऑन ग्राउंड डायनामिक्स हैं, उसकी बेस पे फिर आप फैसला करें कि भई आपने जाना है कि नहीं जाना है। राइट।